मित्रों, कुछ दिनों पहले मैंने फूको के ऊपर एक वीडियो बनाया था और हिंदी के विद्यार्थियों और नए संकाय सदस्यों से मुझे कुछ अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। तो उससे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि एक और समकालीन समाजशास्त्री बोर्डयू के बारे में कुछ बातें आपसे की जाए। मुझे लगा कि वो विद्यार्थी जो बोर्डयू के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, वो कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों में इंटरेस्टेड होंगे और वो प्रश्न ये हो सकते हैं कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी द्वारा पियरे बोर्डयू के लेखन को क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरे की उसका जो एक केंद्रीय कंसेप्ट है हैबिटस की अवधारणा क्या है, इसमें और वेबर की युक्ति संगत कार्य की अवधारणा में क्या अंतर है। रैशनल एक्शन एंड हैबिटस, इसमें क्या फर्क है। पियरे बोर्डयू ने सैद्धांतिक और प्रविधियों के किन प्रकारों को प्रतिपादित किया, किस सेंस में बोर्डयू की मेथोडोलॉजी और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो और समाजशास्त्रियों से अलग हैं। पियरे बोर्डयू का राजनैतिक और सामाजिक कार्य के प्रति क्या दृष्टिकोण था और पियरे बोर्डयू की पूंजी की अवधारणा क्या है। हैबिटस के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है या अवधारणा है बोर्डयू की, तो वो पूंजी की अवधारणा है। और वर्तमान भारत में बोर्डयू की प्रासंगिकता क्या है। इस जो लोग बोर्डयू में उत्सुकता रखते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने कुछ न्यूनतम संदर्भ तैयार किए हैं और आप लोग इन संदर्भों को पढ़ सकते हैं और बोर्डयू को ठीक से समझ सकते हैं। विशेष रूप से ये जो एक लास्ट का आर्टिकल है, इट्स ऑल बिकमिंग हैबिटस, जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी में 2004 में छपा था, ये हैबिटस के उसके कंसेप्ट को समझने में, जो कि बोर्डयू का एक सेंट्रल कंसेप्ट है, उसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसके अलावा और आर्टिकल्स और बुक्स तो हैं ही। इसके अलावा मैत्री चौधरी जो सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं और जेएनयू में हैं, उन्होंने भी बोर्डयू के बारे में एक वीडियो बनाया है और वो मुझे कुछ अच्छा लगा और मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो से भी बोर्डयू के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। मित्रों, इसका जैसे मैंने कहा कि सबसे प्रमुख कंसेप्ट है हैबिटस और वो सबसे कठिन कंसेप्ट भी है। हैबिटस एक बहुत पुराना आइडिया है जिसको कि ग्रीक और रोमन काल के बुद्धिजीवियों से, दार्शनिकों से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ बोर्डयू इसको एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहा है। पहली बात तो ये कि बोर्डयू की थ्योरी प्रैक्टिस की थ्योरी है। लोग किस तरह से अपने दैनंदिन जीवन में, अपने व्यवहार में किस प्रकार से निर्णयों को लेते हैं, उसके बारे में उसके सिद्धांत हैं। और ये जो हैबिटस का कंसेप्ट है, जिसका हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद संभव नहीं है, वो कुछ कुछ रुझान, झुकाव, स्वभाव इसके आसपास है, लेकिन चूंकि इसका सामाजिक संरचना से एक संबंध है, इसलिए मैंने इन शब्दों के साथ स्थान को भी जोड़ दिया। तो ये एक विशेष ऐतिहासिक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेते समय किस प्रकार के झुकावों को रखता है, वो उसका हैबिटस है। इसको अगर मैं पढ़ूं अंग्रेजी के कोट को, कि इन हिज थ्योरी द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस as practice insists, contrary to positivist materialism,
that the objects of knowledge are constructed, not passively recorded, and contrary to intellectualist idealism, that the principle of this construction is the system of structuring dispositions, the habitus, which is constituted in practice and is always oriented towards practical functions. बहुत संक्षेप में मैं कहूँ तो हमारा हैबिटस एक ऐसी चीज है जिसका संबंध सामाजिक संरचना से है, हमारी ऐतिहासिक स्थिति या हमारे स्थान से है, और जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये एक निश्चित नहीं है, ऐसा समय के साथ, संरचना के साथ, इतिहास के साथ और हमारे व्यवहारिक लक्ष्यों के साथ इनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। बोर्ड्यू का एक मानना था कि व्यक्तियों के बिना संगठन या संरचना संभव नहीं है। सोशियोलॉजी में एक बड़ा डिबेट है कंस्ट्रक्टिविज्म और मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का कि क्या पहले। जैसे इमाइल डुरखाइम के हिसाब से देखा जाए तो समाज पहले, व्यक्ति बाद में। अब व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति का चिंतन, व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति के लक्ष्य, व्यक्ति की रणनीतियां, वो सब समाज से गवर्न होती है। और एक दूसरा सिद्धांत है जो एजेंसी का है, जो ये मानता है कि मनुष्य पहले है और मनुष्यों के कार्य, जिस तरह के वो कार्य करता है, जिस तरह के उसके लक्ष्य होते हैं, उन्हीं से एक विशेष सामाजिक संरचना की रचना होती है। बोर्ड्यू के हिसाब से ये दोनों बातें सही हैं। बिना व्यक्तियों के संगठन या संरचना संभव नहीं है और न ही व्यक्ति किसी निर्वात में काम करते हैं। मैं जब कोई कार्य करता हूँ, मैं जब कुछ सोचता हूँ, मैं जब कुछ लिखता हूँ, तो उसके पीछे मेरी पृष्ठभूमि, मेरा ऐतिहासिक धरातल, उस समय के समाज की चिंताएं और अभिव्यक्ति के प्रकार, उस समय के अभिव्यक्ति के प्रकार, वो सारी चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा हैबिटस के बारे में और भी कुछ अभी बात करेंगे। इसके अलावा दो और कंसेप्ट्स हैं बोर्ड्यू के, और वो हैं डोक्सा और फील्ड। अगर सरल हिंदी में समझें तो डोक्सा का मतलब है विचार और अनुभूतियां, और फील्ड वो क्षेत्र हैं जिसमें कि हम व्यवहारिक कार्य में रत हैं। तो अब इसी जैसे आपके फील्ड हो सकते हैं, आर्थिक फील्ड है, राजनीतिक फील्ड है, शैक्षिक फील्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है, ये सब फील्ड्स हैं। और हैबिटस को फील्ड से अगर आप जोड़ के देखना चाहें तो एक क्षेत्र विशेष में, जब आप एक आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, या राजनीतिक क्षेत्र में, या शैक्षिक क्षेत्र में, या एडमिनिस्ट्रेशन, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में, तो आपके स्वभाव, आपकी कुशलताएं, आपके रुझान, आपके व्यवहारिक अभिविन्यास, ओरिएंटेशन, कुल मिला के जिस एक चीज का निर्माण करते हैं उसे आपका हैबिटस कहा जा सकता है। तो हैबिटस में तो एक फिर इतिहास सन्निहित है, और ये हैबिटस का एक अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं कि अतीत के अनुभवों पर आधारित व्यवहारिक परिकल्पनाएं। हैबिटस कुछ भी निश्चित नहीं करता कि अगर आपका हैबिटस ये है तो आप निश्चित रूप से ऐसा एक्शन लेंगे। नो, ऐसा नहीं है। हैबिटस उन संभावनाओं का जिक्र करता है। हैबिटस का जो कंसेप्ट है, हैबिटस की जो अवधारणा है, वो हमें बताती है कि एक व्यक्ति एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में और एक विशेष प्रकार के फील्ड में किस प्रकार के संभावित एक्शंस ले सकता है, और वो निर्णय के लिए स्वतंत्र है। यहां तक कि वो उसके सामने क्या अवसर हैं, ये वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों पर निर्भर तो हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमितता है और इनकी भी एक संभाव्यता है। हैबिटस में उत्पादन की अनंत क्षमताएं हैं। मतलब बोर्ड्यू का एक विशेष योगदान ये है कि बोर्ड्यू की थ्योरी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि ऐसा हैबिटस
तो ये डिसीजन। एक ही हैबिटस में अनंत डिसीजंस, अनेकों प्रकार के निर्णयों की संभावना है। हैबिटस न तो पूरी तरह अतीत की दशाओं पर निर्भर है और न पूरी तरह वर्तमान की दशाओं पर। मतलब इसमें एक संभाव्यता, एक अपॉर्चुनिटीज, एक चॉइसेस, एक इनडिटर्मिनेसी हमेशा बनी रहती है। हैबिटस के बारे में और अधिक अगर आप ध्यान दें तो ये व्यवहारिक अभिविन्यास है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन है और प्रैक्टिकल है। आपके प्रैक्टिस में जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई चीज का निर्णय लेते हैं कि मैं आगे की पढ़ाई कला वर्ग में करूं या विज्ञान वर्ग में करूं, जब आप निर्णय लेते हैं कि मेरे लिए 2 बच्चे ठीक हैं या 4 बच्चे ठीक हैं, जब आप निर्णय लेते हैं कि मैं किस उम्र में शादी करूं, जब आप निर्णय लेते हैं कि मैं शहर के किस हिस्से में अपना मकान बनाऊं या एक फ्लैट खरीदूं, जब आप निर्णय लेते हैं कि आप बॉलीवुड का गाना बजाएं या क्लासिकल म्यूजिक चलाएं, तो ये सारे व्यवहारिक अभिविन्यास हैं, व्यवहार से इनका संबंध है और वहां के ओरिएंटेशन से हैबिटस का संबंध। ये किस तरह से मैक्स वेबर के रैशनल या युक्ति संगत कार्य से अलग है। मैक्स वेबर के युक्ति संगत कार्य में आपके लक्ष्य निर्धारित हैं, आपको जो स्ट्रैटेजीज, जो विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान है। विकल्पों के लाभ और हानि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं, और जिसमें कम से कम हानि या कम से कम जिसकी कॉस्ट हो और अधिक से अधिक जिससे लाभ होने वाला हो, तो ऐसे एफिशिएंट, ऐसी रणनीति या ऐसी चॉइसेज, ऐसे विकल्प आप चुनते हैं। लेकिन बोर्ड्यू के लिए एक स्थान, एक परिस्थिति विशेष में, एक हैबिटस विशेष में न तो व्यक्ति को सारे विकल्पों के बारे में ज्ञान होता है, सारा ज्ञान नहीं होता। जैसे मैक्स वेबर को लगता है कि सारा ज्ञान है, आपको सभी विकल्पों के बारे में सारा ज्ञान नहीं है। विकल्प निश्चित भी नहीं है, केवल संभावित हैं और वह सामाजिक संरचना पर निर्भर करते हैं। दूसरे, एक व्यक्ति एक ही समय पर कई निर्णय भी ले सकता है और उसमें निर्णय लेते समय एक प्रकार के भ्रम की स्थिति भी हो सकती है। व्यवहार में सहज ज्ञान या अनुमान पर आधारित निर्णय भी संभव है। जब बहुत सारे विकल्प आपके सामने होते हैं तो आप अंततोगत्वा क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये इंट्यूशन पे भी डिपेंड कर सकता है और ये आपका ह्यूरिस्टिक या आपका सहज ज्ञान या अनुमान पर आधारित निर्णय भी हो सकता है। एक और बात है कि जैसे व्यक्ति का हैबिटस होता है, बोर्ड्यू ने कहा कि वर्ग का भी एक हैबिटस होता है, एक क्लास का भी हैबिटस होता है। और मैं कहूँ कि बोर्ड्यू के हिसाब से क्लास ही नहीं, अनेक प्रकार के हैबिटस की कल्पना की जा सकती है। गांव का, शहर का, स्त्रियों का, पुरुषों का, विद्वानों का, अशिक्षितों का, और अनेक प्रकार, जितने भी प्रकार से आप समाज में विभाजन कर सकते हैं, उन सब विभाजनों के अलग अलग हैबिटस हो सकते हैं। वर्ग हैबिटस क्या है? एक जैसी ऐतिहासिक स्थिति में रहने वाले लोगों का समान समांग, होमोजीनियस हैबिटस, उनका रुझान, ये वर्ग, व्यक्ति का भी हैबिटस है, वर्ग का भी हैबिटस है। और इनमें फिर फर्क क्या है? वैयक्तिक हैबिटस या इंडिविजुअल हैबिटस जो है वो सामाजिक स्थिति की समांगता से विषम वैयक्तिक हैबिटस है, ऐसा हम परिभाषित कर सकते हैं। आपके वर्ग का एक रुझान है, जैसे किसी सांप्रदायिक बात को करते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ किस्म के हिंदुओं का एक रुझान है और कुछ किस्म के मुसलमानों का एक रुझान है, और आप हिंदू हैं, तो आप वो जो हिंदुओं का रुझान है उससे प्रभावित तो होते हैं, हिंदू का जो हैबिटस है उससे प्रभावित तो होते हैं,
लेकिन ये निश्चित नहीं है कि आप एक व्यक्ति के रूप में उसी हैबिटस के हिसाब से एक्ट करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि आपके वर्ग का या और सब हिंदुओं का हैबिटस है। तो व्यक्तिगत हैबिटस को समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये वर्ग के जो होमोजीनियस हैबिटस है उससे किस प्रकार से अलग है। जो अलग है वो व्यक्ति की वजह से है। अगर हो सकता है कि मेरे घर के सारे सदस्य बड़े सांप्रदायिक किस्म के हिंदू और मेरा पारिवारिक हैबिटस फिर सांप्रदायिकता का है, लेकिन मैं एक व्यक्ति के रूप में धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी, अस्तित्ववादी या किसी अन्य प्रकार से निर्णय ले सकता हूं और वो ये दिखाता है कि मेरा हैबिटस मेरे परिवार के हैबिटस से अलग हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत या वैयक्तिक हैबिटस वर्ग के सामान्य हैबिटस से संबंध है। देखिए, बोर्ड्यू बार बार एक बात कह रहा है कि कुछ भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, कोई भी बात निर्णायक तौर पे नहीं कही जा सकती। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यदि मेरा परिवार का हैबिटस सांप्रदायिक है तो उससे मेरा संबंध तो रहेगा, मैं संबद्ध तो रहूंगा उससे, लेकिन फिर भी मेरा निर्णय, मेरे डिसीजंस, मेरा ओरिएंटेशन और मेरी सोच, मेरी मान्यताएं, मेरे विश्वास उससे अलग हो सकते हैं। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्ग का एक हैबिटस है और इंडिविजुअल का एक हैबिटस है। वर्ग के एक ऐसी हम परिभाषा भी बना सकते हैं कि जो व्यक्ति का हैबिटस है वो वर्ग के सामान्य हैबिटस से किस तरह से अलग होता है, इससे हम उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो वर्ग के सामान्य हैबिटस से विचलन के अलावा कुछ अधिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का जो हैबिटस है, जो कि बोर्ड्यू के हिसाब से ऐतिहासिक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया से बना है, एक दिन में नहीं बना, उससे किसी व्यक्ति का हैबिटस जब अलग हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये उसका इंडिविजुअल हैबिटस है। और जब वो वर्ग के हैबिटस के अनुसार कार्य करता है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति वर्ग के हैबिटस के अनुसार कार्य कर रहा है। हैबिटस की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे एक लेख में मिली थी, जो लेख थ्योरेटिकल नहीं था, जो पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू में छपा था, और इसको मैंने हिंदी में अनुदित नहीं किया, ऐसे का ऐसा ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये अपने आप में एक संपूर्ण बात कह रहा है जिसको अनुवाद करते समय मैं डाइल्यूट कर दूंगा। The practical mastery of a small number of implicit principles, habitus principles, that have spawned an infinite number of practices and follow their own pattern, although they are not based on obedience to any formal rule. Habitus किसी भी औपचारिक नियमों से बंधा हुआ नहीं होता। Hence, since these patterns emerge spontaneously, it is unnecessary to make them explicit or to invoke or impose any rules. Habitus is thus the product of very structures. बार बार बोर्ड्यू एक ही बात कहना चाहता है कि हैबिटस व्यक्ति का है, लेकिन वो सामाजिक संरचना और इतिहास और सामाजिक प्रक्रियाओं से और वातावरण से काफी कुछ जुड़ा हुआ है। Predicated upon a spontaneous compliance with the established order and with the will of the guardians of that order, namely the elders. Habitus is the principle that will generate the different solutions. Habitus से different हल मिल सकते हैं, which individuals, depending on their position in the social hierarchy, the place in the family's order of birth, their sex, and so forth, can bring to the practical dilemma created by the various systems of exigencies that are not necessarily mutually compatible. बहुत अच्छी डेफिनेशन। फिर फील्ड के बारे में एक कोट में देना चाहूंगा, उसके बाद सब हिंदी में ही बात करूंगा। ए फील्ड में बी सीम्स synchronically as a structured space of positions such that, कुछ ऐसी डेफिनेशन तो आपके सोशल स्ट्रक्चर की भी होती है
space of position, structured space of positions, status, roles, positions, institutions, social structure, synchronically as a structured space of position, such that the properties of these positions depend on their location within the space and not upon the personal attributes of their occupants. However different the fields may be, whether, for example, it is a pedagogical space in which teachers transmit a form of knowledge, or a cultural space in which literary works are offered for consumption, there are certain general laws which commonly obtain. तो अलग अलग फील्ड्स में, शिक्षा के फील्ड में, सांस्कृतिक स्पेस, सांस्कृतिक फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, वो अलग अलग फील्ड्स हम डिफाइन कर सकते हैं। दस इन एवरी फील्ड, एक विशेष बात यह है कि हर एक फील्ड में एक किस्म का द्वैत, वर्ग संघर्ष और द्वंद्व ऑलवेज उपस्थित है। तो दस इन एवरी फील्ड वन में स्ट्रगल बिटवीन द, किस किस के बीच है वो द्वंद्व, जो नए एंट्रेंट्स हैं और वो जो स्थापित लोग हैं। तो एक नए लेखक और स्थापित लेखकों के बीच एक द्वंद्व है, और जो ऑलरेडी सत्ता में है उनके और जो सत्ता में आना चाह रहे हैं उनके बीच का एक द्वंद्व है। और ये द्वंद्व हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, और संस्कृति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, लिंग के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इस प्रकार का द्वंद्व और संघर्ष देखा जा सकता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बोर्डियू किसी एक प्रकार, किसी एक डायरेक्शन, किसी एक प्रकार के कट्टरपंथ के पक्ष में बिल्कुल नहीं। और ये जो कट्टर, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजियस एडहरेंस, रिलीजियस डिवीजन, उस तरह का प्रविधियों में, मेथोडोलॉजीज में बोर्डियू कट्टर डिवीजन के विरुद्ध है। कट्टर डिवीजन किस तरह के हैं समाजशास्त्र में? कुछ लोग थ्योरी में विश्वास करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल काम करते हैं, सैद्धांतिक काम करते हैं, डिडक्टिव थ्योरीज उनके पास हैं, उनके संदर्भ में काम करते हैं, कुछ एम्पिरिकल काम करते हैं। बोर्डियू रिक्त सिद्धांतों और अंधे तथ्यवाद के विभाजन के विरुद्ध है। और बोर्डियू ये मानता है कि सिद्धांत अपने आप में रिक्त हैं, और जो तथ्यवाद या पॉजिटिविज्म है या जो एम्पिरिसिज्म है वो अपने आप में हमको कहीं नहीं ले जा सकता। आंकड़े, केवल मात्र आंकड़े हमको कहीं नहीं ले जा सकते। समाजशास्त्र में बहुत लंबे समय से फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म का डिबेट चल रहा, प्रकार्यवाद और मार्क्सवाद, इस प्रकार के द्वैत के भी बोर्डियू विरुद्ध है। बोर्डियू विरुद्ध है ऑब्जेक्टिविटी और फिनोमेनोलॉजी के। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और सब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी, इनमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हमेशा अपनाए जाने योग्य प्रविधि है या विधियां हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के डिवीजन में भी बोर्डियू विश्वास नहीं करता। एजेंसी और स्ट्रक्चर के डिवीजन, अभिकर्तृत्ववाद और रचनावाद के डिवीजन में भी विश्वास नहीं करता। तभी तो हैबिटस इतिहास की उपज भी है और हैबिटस स्वतंत्र भी है, और एक ही वर्ग के हैबिटस में इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रकार के डिसीजंस ले सकते हैं, ऐसी संभावनाएं उसमें निहित रहती है। बोर्डियू सर्वे एक्सपेरिमेंट्स और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस के सेपरेशन के भी विरुद्ध है। सर्वेक्षण प्रयोगों और सहभागी निरीक्षण में जो हम लोगों ने एक डिवीजन क्रिएट कर रखा है, कुछ लोगों को हम एक्सपेरिमेंटल या मैथमेटिकल सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, कुछ को हम एंथ्रोपोलॉजिकल टाइप कहते हैं, इथनोग्राफिक कहते हैं, उस तरह के डिवीजन के विरुद्ध है। मतलब बोर्डियू कह रहा है कि समाजशास्त्र में आप इन सब को मिला के चलें और चल सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर इनको मिला के चलेंगे तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक तरह से सरल शब्दों में, या साधारण समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ट्रायंगुलेशन या मिक्सिंग ऑफ मेथड्स, मिक्सिंग ऑफ मेथोडोलॉजी, मिक्सिंग ऑफ थ्योरीज और मिक्सिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, मिक्सिंग ऑफ डायमेंशन, मिक्सिंग ऑफ डिस्कोर्सेस, ये बोर्डियू हमारे लिए संभव बनाता है। बोर्डियू युक्तिगत कार्य के सिद्धांत के विरुद्ध है। निर्णय न पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्ति लेता है और न युक्ति संगत होता है।
अपितु ऐतिहासिक रूप से गठित स्थान द्वारा निर्मित सिद्धांतों से प्रभावित होता है, निर्णित नहीं होता, प्रभावित होता है। The main contribution of बोर्ड्यू is dialectics applied to different fields, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में। लेकिन बोर्ड्यू ने कोई स्पष्ट वस्तुनिष्ठ सिद्धांत नहीं दिए, दे भी नहीं सकता था। एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल हैबिटस की बात करता है वो एक ऑब्जेक्टिव थ्योरी बना भी नहीं सकता, वो उसका उद्देश्य भी नहीं है। और उसने एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐसी दो अप्रोचेस जो सोशियोलॉजी में चल रही थी उनके बीच एक पुल का निर्माण किया। इसलिए हम बोर्ड्यू को कह सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है या कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं कि रचनावादी संरचनावाद या संरचनावादी रचनावाद। हैबिटस और क्षेत्र में अंतर संबंध है, ये भी बोर्ड्यू ने बताया। हैबिटस कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं है कि जो क्षेत्रों के ऊपर जाता हो, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल और वर्ग या गांव, शहर, लिंग, आयु वर्ग के हैबिटस की कल्पना की जा सकती है। हैबिटस इस प्रकार से अर्धचेतन आदतें हैं इस जिनमें कि हमारा इतिहास सन्निहित है और जैव वैज्ञानिक व्यक्ति की देह में समाया हुआ जो समाज है, मेरे बायोलॉजिकल बॉडी में जो समाज समाया हुआ है, मैं एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल बीइंग भी नहीं हूँ, मैं एक सोशल बीइंग हूँ, लेकिन वो सोसाइटी और मेरी सोसाइटी का इतिहास, मेरा इतिहास, मेरी बायोग्राफी, मेरी एक्सपीरियंसेस, मेरे इंटरेक्शन जो मेरे इस जीव वैज्ञानिक देह में समाये हुए हैं, वो मेरे कार्य को प्रभावित करता है, ऐसी बोर्ड्यू की मान्यता है। और ये फिर समाज में जो कल्चर है उसको रिप्रोड्यूस करता है। तो बोर्ड्यू के सिद्धांत हैबिटस और कल्चरल रिप्रोडक्शन दोनों के कंसेप्ट को मिला के चलने वाले सिद्धांत, और इन सब में अनिश्चितताएं भरी हैं, डिटर्मिनिज्म के लिए कोई स्कोप नहीं है। द फील्ड इज ऑब्जेक्टिफाइड हिस्ट्री, और क्षेत्र एक प्रकार से एक घनीभूत इतिहास ही है। क्षेत्र भी इतिहास, जब हम किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं तो वो घनीभूत इतिहास ही है। जब मैं एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा होता हूँ तो मेरा इतिहास, मेरे समाज का जो इतिहास है, मेरे समाज में शिक्षा का जो इतिहास है, जिस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं, सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, क्या मुझे मेरे जो पाठ्य सामग्री किस प्रकार की रही है, किस तरह की विचारधाराएं सत्ता में रही हैं, वो सारी चीजें, और मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा है, किस किस तरह के स्कूल कॉलेजेस से होकर आया हूँ, इंग्लिश मीडियम, वर्नाकुलर मीडियम, ये क्या मेरे कैसे दोस्त हैं, उन सब का इतिहास मेरे शैक्षिक फील्ड में समाहित होता है। यहाँ पियरे बोर्ड्यू के बारे में कुछ और जानने योग्य बातें हैं कि ये रेमंड एरो का सहकर्मी है। रेमंड एरो वही व्यक्ति जिसने लिखा था कि मार्क्सवाद कुछ नहीं है, बुद्धिजीवियों की अफीम है। असल में ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मार्क्सवादी हैं, लेकिन अपने समय के इतिहास को देखते हुए ये मार्क्सवाद में या तो कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, या मार्क्सवाद के प्रति संदेहशील हैं कि मार्क्सवाद हमारी सारे प्रकार के संघर्षों और सारी प्रकार की समस्याओं का हल है। बोर्ड्यू का जो प्रमुख विषय है वो शिक्षा और सौंदर्य का समाजशास्त्र है। उसने एम्पिरिकल वर्क भी किए, उसने थ्योरेटिकल वर्क भी किए। उसका पहला एम्पिरिकल वर्क जो था, प्रथम अनुभविक जो कार्य है, वो अल्जीरिया में हुआ था। उस पुस्तक का नाम भी द अल्जीरियंस ही था, और 1962 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। पियरे बोर्ड्यू वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद का विरोधी है, जो ये दिखाता है कि वो मार्क्सवाद को पूरी तरह विस्मृत नहीं कर गया। सार्त्रे जैसे बुद्धिजीवियों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वो समाजशास्त्र को राजनीतिक कार्य के हित एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहता है। सार्त्रे ऐसा नहीं करता।
सार्त्र का एक दर्शन है, और कई बार लोग कहते हैं कि सार्त्र का अस्तित्ववादी दर्शन निराशाजनक दर्शन है, और अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने अंत में सुइसाइड की, आत्महत्या की। उन्होंने कोई समाज में बड़ा बदलाव नहीं लाया। बोर्ड्यू ऐसा नहीं है। बोर्ड्यू समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी को वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। बोर्ड्यू ने खुद संघर्ष किया और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध, फ्रांसीसी होते हुए फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अल्जीरिया के और लघु किसानों, स्मॉल फार्मर्स के जो एजिटेशंस हुए, जो रिवोल्ट्स हुए, उनमें वो शामिल रहा। बोर्ड्यू राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध है, किंतु अपने सहकर्मी रेमंड एरॉन की भांति वाम बुद्धिजीवियों के प्रति उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक है। एक फार्मूले को कई बार हम बोर्ड्यू को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये उसकी डिस्टिंक्शन नाम की एक उसकी पुस्तक है, ए सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। 20वीं सदी की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, और जिसमें सांस्कृतिक प्रजनन के विचार की खोज उसने की। कल्चरल रिप्रोडक्शन, कल्चरल सोसाइटी अपनी कल्चर को कैसे रिप्रोड्यूस करती है, और वो कैसे सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्थिति, स्वाद, झुकाव, तरीकों को निर्धारित करते हैं, और बदले में उनकी अभिव्यक्ति सामाजिक संरचना को बनाकर रखती है। फॉर्मूला ये है, सूत्र, हैबिटस गुणा कैपिटल। हैबिटस गुणा हमारे स्वाद, रुझान, अभिविन्यास, मल्टीप्लाइड बाय पूंजी, और उसमें फील्ड को अगर जोड़ दें तो इस प्रकार से हमारी प्रैक्टिसेस की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बोर्ड्यू ने पूंजी के विषय में काफी सोचा, और बोर्ड्यू ने कहा कि जबकि कार्ल मार्क्स के लिए पूंजी केवल आर्थिक थी, बोर्ड्यू के हिसाब से आर्थिक पूंजी के साथ साथ दो और भी पूंजियों की बात करना आवश्यक हो जाता है, एक सामाजिक पूंजी, एक सांस्कृतिक पूंजी। तो 3 पूंजियां हुई, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल। इकोनॉमिक पूंजी तो जो मार्क्स ने कहा, सरप्लस एक्सप्रोप्रिएटेड बाय सर्टेन एजेंट्स, उत्पादन के अंश का स्वामित्व, हरण या शोषण, वही बोर्ड्यू की भी इकोनॉमिक पूंजी का कंसेप्ट। हालांकि वर्ग में फर्क आ गया कि वर्ग किस किस तरह के, लेकिन जो पूंजी, इकोनॉमिक पूंजी की, इकोनॉमिक कैपिटल की जो अवधारणा है, वो काफी कुछ मार्क्सिस्ट अवधारणा ही है। इसके अलावा कल्चरल, सांस्कृतिक पूंजी, ये उसकी नई देन है। सांस्कृतिक पूंजी ऐसी है कि जो वो सांकेतिक है, सिंबॉलिक है, और हमारी देह में सन्निहित है। देह और मन के दीर्घकालिक स्वभाव जो परिवार से प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैं कैसी चीजें पसंद करता हूँ, मेरे टेस्ट क्या है, मैं किस तरह की कला, मैं फोक सॉन्ग्स, बॉलीवुड, क्लासिकल क्या पसंद करता हूँ, मैं अंग्रेजी कितनी अच्छी बोल पाता हूँ, मैं हिंदी किस प्रकार की बोलता हूँ, कितने व्याकरण सम्मत हिंदी बोलता हूँ, या खड़ी बोली हिंदी बोलता हूँ, या अवधी बोल, ये सारी चीजें जो कल्चर जो हमारी देह में सन्निहित हो जाती है, वो एक प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी है। दूसरी सांस्कृतिक पूंजी वो है कि जो ऑब्जेक्टिफाइड है, जैसे कल्चरल गुड्स, बर्तन हैं, पेंटिंग्स हैं, डिक्शनरीज हैं, बुक्स हैं, मशीन्स हैं, और जिसको कई बार जिसको भौतिक और अभौतिक प्रकार के कल्चर्स में भी डिवाइड किया जाता है, मैटेरियलिस्टिक कल्चर और नॉन मैटेरियलिस्टिक कल्चर। तो ये एक तरह की मैटेरियलिस्टिक कल्चर, ऑब्जेक्टिफाइड मैटेरियलिस्टिक कल्चर, ठोस है, वस्तुनिष्ठ है। इनको पेंटिंग को बेचा भी जा सकता है, स्वाद को बेचा नहीं जा सकता। और इसके अलावा जो तीसरी सांस्कृतिक पूंजी है वो है इंस्टीट्यूशनल, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा। डिग्री और डिप्लोमा बेचे नहीं जा सकते, लेकिन वो ऑब्जेक्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस तय करते हैं कि किस प्रकार के डिग्री डिप्लोमा का अर्थ है, विज्ञान के डिप्लोमा का क्या अर्थ है, और कला के
डिप्लोमा का क्या अर्थ है, जूनियर इंजीनियर और डिप्लोमा इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जो डिप्लोमा करके बनते हैं उनका स्थान समाज में क्या होता है, इंजीनियरिंग ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जो बीटेक करके इंजीनियर बनते हैं उनका क्या स्थान होता है, जो एमटेक और पीएचडी करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमाज, ये सब जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये भी एक प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी है। तो 3 प्रकार की सांस्कृतिक पूंजी। इसके अलावा सोशल पूंजी। सोशल पूंजी का मतलब है नेटवर्क, जिसको रॉबर्ट पुटनम ने आगे चल के बॉलिंग अलोन इस लेख में अच्छे से समझाया कि सोशल रिलेशनशिप और ट्रस्ट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमारे भाई बहन, कजिन्स, हमारे उत्तराधिकारी, बड़े, उनके साथ, हमारे दोस्त और हमारे पड़ोसी, उन सब के साथ जो हमारा एक संबंधों का संजाल है, वो हमारी सामाजिक पूंजी है। तो 3 प्रकार की पूंजी हुई, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। बोर्डव्यू, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का बोर्डव्यू का कंसेप्ट है, वो त्रिवर्गीय बहुआयामी सिद्धांत है। त्रिवर्गीय कैसे कि जहां आर्थिक वर्गों की बात आती है तो बोर्डव्यू के वर्ग में जो उस समय की फ्रांस की स्थिति को दिखाता है, उस समय की परिस्थितियों को दिखाता है, पूंजीपति या उच्च वर्ग शामिल नहीं है। 3 जो प्रमुख वर्ग हैं, एक तो निम्न वर्ग है, एक निम्न मध्य वर्ग है और एक उच्च मध्यम वर्ग है। तो 3 वर्ग है। Like Weber, he said that apart from struggle in economic field, यहाँ पे इसमें बोर्डव्यू में और मैक्स वेबर में कुछ समानता देखी जा सकती है। मैक्स वेबर ने भी पावर और स्टेटस की बात की और बोर्डव्यू भी कहता है कि क्लास स्ट्रगल ही सब कुछ नहीं है, हम लोग कल्चरली और सिंबॉलिक फील्ड्स में और सोशल फील्ड्स में भी डिवाइडेड है। सांस्कृतिक और संकेतात्मक रूप से भी अनेक प्रकार के विभाजन हमारे समाज में हैं और उन विभाजनों के क्षेत्रों में अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं। और उदाहरण के तौर पर उसने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट जो एस्टैब्लिश्ड हैं और जो नए आ रहे हैं उस क्षेत्र में, उनके बीच भी एक संघर्ष चलता रहता है। उसने ऐसे सांस्कृतिक संघर्ष की कल्पना की। यहाँ हैबिटस को एक बार और फिर से डिफाइन, अब क्योंकि हैबिटस, फील्ड, डोक्सा, ये सब बातें हो गई और उसकी कल्चरल अप्रोच, उसकी थ्योरेटिकल अप्रोच की बात हो गई और उसके पॉलिटिकल विचार क्या थे इनकी बात हो गई, तो ये सब करने के बाद एक बार फिर हम हैबिटस पे वापस जा सकते हैं। बोर्डव्यू डिफाइंस हैबिटस एज ए सिस्टम of durable transposable dispositions, structured structures predisposed to operate as structuring structure, that is as principles which generate and organize practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary in order to attain them. मैंने हिंदी में प्रयत्न किया है कि इसको कहूं कि टिकाऊ, हस्तांतरणीय अभिविन्यास का तंत्र संरचित संरचना को संरचित करता है, अर्थात सिद्धांत जो व्यवहार और प्रतीकों के नियामक हैं और जो परिणामों के अनुरूप ढल सकें बिना सचेतन उद्देश्य के, बिना संभावित रणनीतियों की पर पूरे नियंत्रण के। थोड़ा कठिन हिंदी हो गई। टिकाऊ है, हस्तांतरणीय है, अभिविन्यास का तंत्र है, एक नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन, संरचित हैं, ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड हैं और वो हमारी संरचना को संरचित करता है, रिप्रोड्यूस करता है और उनका संबंध सिद्धांतों से है, व्यवहार से है और सिंबल से है, जो परिणाम और परिणामों के अनुरूप वो ढल जाते हैं। तो एक किस्म का परिणामों और हमारे निर्णयों, व्यवहारों और हमारे प्रतीकों, उनमें भी एक पारस्परिक संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर कहें तो बोर्डव्यू का एक और बहुत केंद्रीय कंसेप्ट है और वो है सिंबॉलिक वायलेंस। आजकल सिंबॉलिक वायलेंस की बहुत बात होती है और कई लोग तो बोर्डव्यू को इसीलिए जानते हैं कि वो सांकेतिक हिंसा के कंसेप्ट
से बहुत अधिक प्रभावित है। ए न्यू बज़वर्ड ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का एक नवीन मूल मंत्र, हिंसा का एक तो हिंसा है, हिंसा जो हथियारों से होती है, जो लड़ाई में होती है, वो शारीरिक होती है, वो तो एक किस्म जो पीड़न है, पर पीड़न है, वो तो एक किस्म की हिंसा है। लेकिन हमारे समाज में हिंसा एक बड़े स्वरूप में, सांकेतिक रूप में मौजूद रहती है। और बोर्डू ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सांकेतिक हिंसा के बारे में बात करें। सांकेतिक हिंसा नॉन फिजिकल, और ये लोगों के अपमान के रूप में शामिल होती, अपमान, पब्लिक ह्यूमिलिएशन ऑफ पीपल एंड देयर रिलीगेशन टू इंफीरियर स्टेटस इन द स्ट्रक्चर। एज स्टूडेंट इन IIT, मैं आपको अपनी बात बताऊं, अपनी बात में जब हम किसी सिद्धांत को लगाते हैं तो वो सिद्धांत और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं कि जब मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन किया था एक समाजशास्त्र के PhD स्टूडेंट के रूप में, तो वहाँ एक बड़ा वर्ग था बीटेक के स्टूडेंट्स का, जो कि हाईली वेस्टर्नाइज थे, अपर क्लास से आते थे, वेस्टर्नाइज थे, और वो पश्चिमी संगीत और पश्चिमी गानों को पसंद करते थे, पश्चिमी उपन्यास पढ़ते थे, इंग्लिश के, फ्रेंच के ट्रांसलेटेड उपन्यास पढ़ते थे, जर्मन उपन्यास पढ़ते थे, और बड़ी बड़ी बातें करते थे। उनके संपर्क में आते समय क्या मैं एक किस्म से हिंसा का शिकार नहीं हो जाता था? मेरे अंदर जो अपमान या हीन भावना या अवहेलना की भावना आती थी, बोर्ड्यू उसको सांकेतिक हिंसा कह रहा। ये अभौतिक है, करता नहीं है। किसी हाईली वेस्टर्नाइज अपर क्लास बीटेक स्टूडेंट ने ये मुझसे डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि अरे क्या तुम पिंक फ्लॉयड की म्यूजिक को एंजॉय क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर पाते, या उसने ये भी नहीं पूछा कि पिंक फ्लॉयड के क्या क्या अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन मैं महसूस करता था, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं तो थोड़ा निम्न वर्ग के परिवेश से गया था, तो मुझे ये सब चीजों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तो इसलिए मैं एक प्रकार से सांकेतिक हिंसा का शिकार था। मुझे मालूम है कि जब मैं छोटा था और जाड़ों में, क्योंकि हमारे पास कोट था, होता ही नहीं है, हम चूंकि गरीबी की हालत में थे और हमारे पास जाड़ों के कपड़े नहीं, कोट नहीं होता था। तो जब मेरा कोई घनिष्ठ रिश्तेदार ये कहता था कि पप्पू, पप्पू मेरा घर का नाम था, मुझसे कहता था पप्पू इतनी ठंड पड़ रही है और तुम कोट पहन के क्यों नहीं आए, तो मुझे ये सांकेतिक, मुझे बाद में पता लगा बोर्ड्यू का एक कंसेप्ट सांकेतिक हिंसा, मैं उस समय सांकेतिक हिंसा का शिकार होता था। समाज में जहां भी असमानता है, सत्ता संगठन में जो असमानताएं निहित है, किसी भी प्रकार की असमानताएं निहित है, वो सांकेतिक हिंसा को जन्म देती है, वो सांकेतिक हिंसा का स्वरूप है। In place of false consciousness, he uses the term misrecognition. The idea that people fail to see or recognize the relations of production within a commodity or means of production. उत्पादन के संबंधों के बारे में जो हमारी गलत मान्यताएं हैं और उनमें निहित उत्पादन के संबंधों को हमने जब नहीं देख पाते और हम इस चीज को समझ नहीं पाते कि गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, और ये प्रतिष्ठित विद्वान विद्वान क्यों है, और एक अनपढ़ अनपढ़ क्यों है, एक अशिक्षित अशिक्षित क्यों है, एक आइंस्टीन क्यों है और एक पागल क्यों, एक किसी को पागल क्यों समझ, पागल का निर्णय कैसे होता है कि कौन पागल है, तो ये मिस रिकॉग्निशन की वजह से होता है। भारत के प्रसंग में क्योंकि आप भारत के स्टूडेंट्स हैं और ये बात आपके दिमाग में जरूर आएगी कि आज की परिस्थितियों में, भारत की परिस्थितियों में बोर्ड्यू की प्रासंगिकता है कुछ, क्यों हम बोर्ड्यू को पढ़ें? मुझे लगता है भारत के सभी विद्यार्थियों को बोर्ड्यू को पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये एक रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी, परावर्तनशील या आवर्तनशील समाजशास्त्र के बारे में बात करता है, और जो समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के द्वंद्व और मतभेद और लड़ाइयां मौजूद हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव, पॉजिटिविस्ट, फिनोमिनोलॉजिकल, मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट, उन सब से हमको ये ऊपर ले जाता है और हमको ये ले जाता है कि व्यक्ति और सामाजिक संरचना और
सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, उन सब में किस प्रकार के संबंध। तो ये और उन संबंधों को समझने के लिए ये सारी थ्योरी, सारी मेथोडोलॉजीज, सारी विचारधाराओं, सारे डिस्कोर्सेस का सहारा लेता है। और हमको ये बोर्डव्यू ये बताता है कि वर्ग संघर्ष केवल वर्गों में ही नहीं, आर्थिक वर्गों में नहीं, बल्कि हमारे समाज में विभिन्न धर्मों में हो रहा है। कौन नहीं जानता कि आज सांप्रदायिकता चरम स्तर पे है, और किस तरह से सांप्रदायिक लोग, अलग अलग धर्मों में रहने वाले सांप्रदायिक लोग किस किस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और नीतिगत चीजों को देखते हैं। कितना कितना हमारे समाज में द्वंद्व है, कितने झगड़े हैं। और ये बोर्डव्यू इसको समझने में मदद करता है। जातियों के झगड़े हैं, शिक्षा के झगड़े हैं, संस्कृति भाषा के झगड़े हैं, क्षेत्रों के झगड़े हैं, अनेक स्तरों पर झगड़े हैं। जिसको किसी ने कहा था कि हमारे देश में लाखों लड़ाइयां साथ साथ चल रही, और उनके आर्थिक वर्ग संघर्ष के साथ क्या संबंध है, इसको भी समझना। तो आर्थिक वर्ग संघर्ष को इग्नोर नहीं कर रहे, उसका तिरस्कार नहीं कर रहे, अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन अनेक दूसरे प्रकार की लड़ाइयां भी हमारे समाज में मौजूद हैं, उनको समझना है और उनका वर्ग संघर्ष से क्या संबंध है, इसको समझना है। बोर्डव्यू हमको देता है एक थ्योरी सिमिलर टू गिडेंस स्ट्रक्चरेशन। गिडेंस ने स्ट्रक्चरेशन की बात की और मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को जोड़ा। बोर्डव्यू भी कुछ ऐसा करता है, लेकिन बोर्डव्यू इसमें कुछ जोड़ता भी है। बाय एग्जामिनिंग हाउ पावर गोज ऑल द वे डाउन टू द इनकलकेशन ऑफ बॉडीली डिस्पोजिशंस। बॉडीली डिस्पोजिशंस में ये सत्ता कैसे रूपांतरित होती है, हमारे चाल ढाल, हमारे बातचीत करने के तरीके, हमारी भाव भंगिमा, हमारे खाना पीना, हमारे स्वाद, हमारे म्यूजिकल टेस्ट, हमारे मैनर्स, एटिकेट्स, इन सब को ये कैसे प्रभावित करता है। और ये सब चीजें हमारे किस तरह से हमारे समाज में कल्चर को रिप्रोड्यूस करते हैं। इस बोर्डव्यू की कुछ सीमाएं तो हैं, हर एक विचारक की कुछ सीमाएं हैं, और उनमें से मैंने एक दो का जिक्र किया। जब आप बोर्डव्यू को पढ़ें तो उन सीमाओं को ध्यान रखें कि ये न उदारवाद और वैश्वीकरण के विरुद्ध था बोर्डव्यू, लेकिन ये वैश्वीकरण तो आज की एक सच्चाई है। और बोर्डव्यू के सिद्धांतों को इस चीज को समझने में लगा सकते हैं कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार के संघर्ष के नए नए क्षेत्र हमारे समाज में पैदा किए, और उन क्षेत्रों में, उन फील्ड्स में किस किस प्रकार के डोक्सा, किस किस प्रकार के हैबिटस, इंडिविजुअल, रूरल, अर्बन, क्लास हैबिटस, और किस किस प्रकार के फील्ड्स, कहाँ कहाँ नए नए किस्म के संग्राम, नए नए किस्म के द्वंद्व और युद्ध आज सामने हमारे हैं। ये एक मार्क्सवादी था बोर्डव्यू। जैसे मैंने कहा कि उस समय के बहुत सारे, जिनको हम पोस्ट मॉडर्न कहते हैं, पराधुनिक समाजशास्त्री या दार्शनिक, उनमें से अधिकांश मूल रूप से मार्क्सिस्ट थे, लेकिन मार्क्स के सिद्धांतों के प्रति संदेहशील भी थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नया देखा। मार्क्स के समय का जो समाज था और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जो समाज था, वो बिल्कुल अलग समाज थे। तो इन्होंने देखा कि मार्क्सवाद के सिद्धांत पूरे रूप से आधुनिक समाज को समझने में लागू नहीं किए जा सकते। वो कहता है मैं एक वामपंथी हूँ, और मैं ऐसा वामपंथी हूँ जो मार्क्स के भी बाईं ओर खड़ा है। मतलब मार्क्स एक वामपंथी था, और बोर्डव्यू कहता है मैं उससे बड़ा वामपंथी हूँ, क्योंकि उसने एक ही संघर्ष की बात की। और बोर्डव्यू आपको समाज में हर क्षेत्र में, हर फील्ड में संघर्ष दिखा रहा है, और सिंबॉलिक संघर्ष दिखा रहा है, सिंबॉलिक हिंसा की बात कर रहा है, जिसके बारे में मार्क्सवादियों ने ऐसी कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की। Bourdieu overestimated the containment of cultural disposition and underestimated the economic consequences of globalization. ये आप कह सकते हैं, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा लगता है कि सांस्कृतिक अभिविन्यास का अधिमूल्यन उसने किया, उसको ओवररेट किया, और वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों का अवमूल्यन किया।
वैश्वीकरण उस समय की बहुत बड़ी सच्चाई था भी नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम बोर्डियों से प्रभावित हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों का सही सही न अधिमूल्यन और न अवमूल्यन बल्कि सच्चा मूल्यांकन करें। दस स्कर्टिंग इशू ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन, और एक ये सीमा भी है। कोई कह सकता है कि कोई ऐसा कह सकता है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता, कि बोर्डियू ने आर्थिक दमन को एक हाशिए पे डाल दिया और दूसरे प्रकार के दमन, सांकेतिक हिंसा और दूसरे प्रकार के वर्ग संघर्ष को उसने उठाया। धन्यवाद। मैं अपनी बात ये कह के समाप्त करता हूँ कि कला, देखिए ये नए नए किस्म के संघर्ष जिनकी बात जो मार्क्सवादी नहीं करते सीधे सीधे, तो बोर्डियू मार्क्सवादी है, लेकिन वो नए नए प्रकार के संघर्षों की बात कर रहा है, छुपे हुए संघर्षों की बात कर रहा है, सांकेतिक हिंसा की बात कर रहा है। और हमारे किसी भी समाज में जहाँ गरीबी है, जहाँ ऊंच नीच की खाई है, जहाँ अशिक्षा और बुद्धिजीवी हैं, और जहाँ एक फोक आर्ट है, आदिवासियों की आर्ट है, और एक क्लासिकल या आधुनिक या परा आधुनिक समझने वाली आर्ट है, ऑनलाइन आर्ट है, जहाँ इस तरह के डिफरेंसेस हैं, जहाँ गांव और शहर के डिफरेंसेस हैं, वहाँ बोर्डियू एक प्रबल विचारक बन के हमारे सामने आता है और बताता है कि एक विशेष क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जो स्थापित कलाकार हैं वो धीरे धीरे एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं और नए कलाकारों की उनके साथ एक संघर्ष की स्थिति बनती है। नए कलाकारों का शोषण होता है, पुराने कलाकार उद्यमी बन जाते हैं। नए टीचर्स, उनका संघर्ष होता है पुराने टीचर्स के साथ, जो नए इंस्टीट्यूशंस खोल लेते हैं, मैनेजर्स बन जाते हैं, कंसल्टेंट बन जाते हैं। और यहाँ तक कि खाने पीने में भी देहाती खानों और वैश्विक खानों में संघर्ष। क्या ये सांकेतिक हिंसा का अच्छा उदाहरण नहीं है कि जिस देश में करोड़ों लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां कुछ लोग प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 100 लीटर पानी प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप जो मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग की कॉलोनीज में जाएं और या बड़े होटल, 5 स्टार होटल्स में जाएं और देखिए कि प्रति व्यक्ति कितना पानी प्रतिदिन प्रयोग में लाया जाता है, तो 70-80 से अधिक ही मिलेगा। और ये वो देश है जहाँ के लोग पानी, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। नहाने धोने, कपड़े धोने की बात छोड़िए, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, खेती के लिए पानी नहीं। तो ये सांकेतिक हिंसा का एक अच्छा उदाहरण है। क्या प्यासे लोग, अच्छा यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि क्या प्यासे लोगों का संघर्ष केवल कुछ बड़े पूंजीपतियों के ही विरुद्ध है? क्या उनका संघर्ष अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन्हीं के विरुद्ध है क्या? या शहरी मध्यम वर्ग, बल्कि कई बार शहरी निम्न मध्यम वर्ग के भी विरुद्ध है उनका संघर्ष? क्योंकि शहरी निम्न मध्यम वर्ग भी कहीं ज्यादा और अनावश्यक रूप से पानी का प्रयोग कर रहा है उस देश में जहां करोड़ों की आबादी के पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है। ये लड़ाई क्या मार्क्स की लड़ाई से बड़ी नहीं है? और अगर आप मानते हैं कि ये लड़ाई मार्क्स की लड़ाई से बड़ी है, तो इस लड़ाई को समझने, सैद्धांतिक रूप से समझने, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने और इस लड़ाई के हिस्सेदार बनने के लिए हमको बोर्डियू को पढ़ना पड़ेगा। हर वो विद्यार्थी जो समाज में संघर्ष देखता है, असमानता देखता है, लड़ाई देखता है और विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ देखता है, उसे बोर्डियू को पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि बोर्डियू पर मेरा ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है अपने जीवन के उदाहरण देके, आसपास के उदाहरण देके, कि उसका जितना अधिक सरलीकृत रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, उतना सरलीकृत रूप में रख सकूं, ताकि आपके अंदर बोर्डियू को जानने की और जिज्ञासा पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।